नमस्कार मित्रों, आज हम सभी समाजशास्त्र की एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा समूह ग्रुप पर चर्चा करेंगे तथा यह देखेंगे समूह किस प्रकार से समाज के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। प्रतिनिधि है समाज का। समूह किस प्रकार से समिति एवं समुदायों से संबंधित होता है। समूह बनने के आधार कौन से हो सकते हैं। समूह की विशेषताएं क्या हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह किसे कहते हैं। संदर्भ समूह क्या है। नकारात्मक संदर्भ समूह क्या होता है, इत्यादि को देखते हैं। सब समूह किस प्रकार से समाज से संबंधित होता है। समूह किस प्रकार से समाज का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आप सभी को पता है समाज को देखा नहीं जा सकता। समाज में हम रहते जरूर हैं, लेकिन समाज को मात्र आभास किया जा सकता है, क्योंकि यह परिभाषा आपको पता है। समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है और संबंधों को देखा नहीं जा सकता, संबंधों को आभास किया जा सकता है। इस प्रकार से इस जाल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कुछ व्यक्ति आपस में संबंध स्थापित करते हैं और यह संबंध समूह के रूप में होते हैं। यह संबंध समूह के रूप में होते हैं जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं तो उसे समूह कहेंगे और इसमें संबंध होंगे और इस समूह को देखा जा सकता है। और यदि इन संबंधों के आधार पर देखें, ये जो व्यक्ति हैं इनके यदि संबंधों के आधार पर देखें और पारस्परिक जागरूकता के आधार पर देखें, इनके उद्देश्यों के आधार पर देखें, तो समूह यदि उसमें एक प्रकार की तार्किकता के साथ यदि वह जुड़ा होगा, यानी इसमें रेशनल विल हो जाएंगी, तो वह समिति कहलाएगा, वही समूह। और यदि इसी समूह में जो लक्ष्य होंगे, जो हित होंगे, वो कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित होंगे, यानी सामान्य हित पर आधारित होते होंगे, सभी का विकास इसमें समझा जाएगा, तो वह सामुदायिक प्रकार का समूह कहलाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे समूह समाज में बनते हैं और एक समाज में असंख्य समूह होते हैं। असंख्य समूहों से मिलकर के समाज का निर्माण होता है, लेकिन समूह समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इस आधार पर यह जानते हैं एक समाज में असंख्य समूह हो सकते हैं और यही समूह है जो समाज का प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है। और इस यदि समूह में जो उनके हित हैं, यदि स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट हो जाता है तो उसे हम लोग एसोसिएशन कह देते हैं। और यदि कॉमन इंटरेस्ट पर आधारित होता है तो वह कम्युनिटी प्रकार का होता है, यानी सामुदायिक भावना से जुड़ा हुआ होता है। साथ में यह जानने का प्रयास करते हैं जो समूह बनते हैं वो किस आधार पर बन सकते हैं। तो समूह सामान्य उद्देश्य के आधार पर बन सकते हैं, सामान्य हित होते हैं। समूह में जब तक चेतना नहीं आती समूह का निर्माण संभव ही नहीं है। समूह में शारीरिक समीपता के आधार पर भी हम विभेद कर सकते हैं। सामान्य निवास एवं भाषा भी समूह बनने के एक आधार होते हैं। इसके बाद देखते हैं समूह को किस प्रकार से परिभाषित किया है अकबर एवं निमकाफ ने। अकबर एवं निमकाफ कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का संग्रह जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है, जिससे निश्चित संगठन का जन्म होता है, तो वह समूह कहलाता है। एडवर्ड सापर ने इसे स्वार्थ के आधार पर बताया है कि जब तक कोई स्वार्थ होगा तभी समूह का निर्माण होगा, यदि स्वार्थ नहीं है तो समूह का निर्माण संभव नहीं है। तो कहते हैं किसी समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित होता है, कोई स्वार्थ समूह के सदस्यों को परस्पर बांधे रखता है, अतः स्वार्थ आवश्यक है समूह के निर्माण के लिए। समूह की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, उन्हें देखते हैं। समूह में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है तथा उन जो दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं उनमें पारस्परिक जागरूकता और एक दूसरे के प्रति अंतःक्रिया अवश्य होनी चाहिए, तभी समूह कहलाएगा। और यह समान उद्देश्यों पर आधारित होता है तथा समूह में लक्ष्य एवं स्वार्थ होते हैं, इसलिए व्यक्ति संगठित होकर के रहते हैं। इसमें ऐच्छिक सदस्यता होती है। आप समूह किसी समूह के आप सदस्य हो भी सकते हैं चाहे तो, और किसी समूह के सदस्य नहीं भी हो सकते। इसमें अनिवार्य सदस्यता का मामला नहीं है। और समूह हमेशा अस्थायी प्रकृति का होता है, यानी यह स्थायी नहीं होता। आप समूह में भागीदारी करें और जब तक रहना है रहें, उसके बाद आप उससे बाहर भी हो सकते हैं, इसलिए समूह अस्थायी प्रकृति का होता है। समूह के प्रकार, समूह को अलग अलग वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न तरीकों से परिभाषित किया है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। C.H. कुले ने समूह को दो प्रकार से वर्गीकृत किया है।
उन्होंने बताया अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक प्राथमिक समूह होता है, दूसरा द्वितीयक समूह होता है। उन्होंने कहा जो प्राथमिक समूह है इसकी विशेषताएं कि यह छोटे आकार में होता है और इसमें आमने सामने के संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध पर आधारित होता है तथा इसमें हम की भावना पाई जाती है, वी फीलिंग होती है तथा इसमें स्वार्थपरकता का अभाव होता है, यानी किसी स्वार्थ से व्यक्ति नहीं जुड़े होते हैं। तथा इन्होंने बताया कि प्राथमिक समूह कौन कौन से हो सकते हैं, तो उन्होंने 3 चीजों को प्राथमिक समूह माना है, जिसमें परिवार को और पड़ोस को, पड़ोस भी ग्रामीण प्रकार का होना चाहिए, नगरीय पड़ोस को इन्होंने प्राथमिक समूह के अंतर्गत कूले जी ने नहीं रखा है, तथा क्रीड़ा समूह को भी प्राथमिक समूह के अंतर्गत रखा है। यदि प्रश्न आता है कि सीएच कूले ने प्राथमिक समूह के अंतर्गत किसे रखा है, तो हमारे 3 हैं, एक चौथा विकल्प भी देता है, उसे हमें हमेशा एलिमिनेट करना है, इन तीनों को याद रखना है। द्वितीयक समूह के बारे में बताया कि द्वितीयक समूह जो होगा उसका आकार बृहदाकार होगा, यानी इनके बाहर के जितने भी समूह बनेंगे वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत आएंगे, बृहदाकार में होंगे। इनमें जो संबंध होंगे वो वैयक्तिक ना होकर के अवैयक्तिक संबंधों पर आधारित होंगे तथा इसमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है तथा सदस्यता इसकी जो होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी आप समूह के सदस्य हो भी सकते हैं और चाहे तो आप समूह के सदस्य नहीं हो सकते उस विशिष्ट प्रकार के समूह के। दूसरा है कि समनर ने भी समूह को 2 प्रकार से विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। पहला अंतः समूह जिसे इन ग्रुप बोला जाता है और दूसरा बाह्य समूह जिसे आउट ग्रुप, यानी ऐसे समूह जो बिल्कुल आंतरिक संबंधों पर आधारित हो उन्हें हम इन ग्रुप कहेंगे तथा जो सेकेंडरी लेवल के समूह होते हैं उन्हें आउट ग्रुप माना है समनर ने। मिलर ने भी 2 प्रकार के समूह को बताया है, पहला ऊर्ध्वाधर समूह, दूसरा क्षैतिज समूह। इसका एग्जाम्पल हो सकता है ऊर्ध्वाधर समूह का डॉक्टर हो गए, नर्सेज हो गए, उनके कर्मचारी हो गए, उनके नौकर हो गए इत्यादि, एक वर्टिकल समूह बनता है और ये कम मात्रा में, जिनके सदस्यों की संख्या थोड़ी कम मात्रा में होती है। तथा क्षैतिज समूह जो है जिसे हॉरिजॉन्टल समूह कहते हैं, इसमें एक जैसी परिस्थिति के रहने वाले व्यक्ति इस समूह के सदस्य होते हैं, जैसे मित्र मंडली, एक ही प्रकार के दोस्त उस समूह के सदस्य होंगे, हॉरिजॉन्टल ग्रुप को कहते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। इसी प्रकार से टाउनिज ने भी बताया 2 प्रकार के समूह में और ये महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रश्न पत्रों में यह पूछा जाता है। इन्होंने कहा है गाइमनसाफ्ट होता है, गेसलसाफ्ट होता है। जो गाइमनसाफ्ट होता है उसमें सामुदायिक संबंध होते हैं, यानी ये नेचुरल बिल पर आधारित होता है या नेचुरल बिल पर आधारित होता है, तथा जो गेसलसाफ्ट होता है इसमें रैशनल बिल होता है या रैशनल तार्किक संबंधों पर आधारित होता है गेसलसाफ्ट, और नेचुरल संबंधों पर या एसेंशियल संबंधों पर आधारित होता है सामुदायिक संबंध। हमेशा प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है कि दे देगा कि गाइमनसाफ्ट संबंधित है और आपके पास आंसर आ जाएंगे समिति, समुदाय, समूह इत्यादि प्रकार के, और उसमें आपको हमेशा टिक करना है सामुदायिक। ठीक है, इसी प्रकार से गेसलसाफ्ट पूछता है तो उसमें हमेशा समितिक संबंध। देखते हैं संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप। संदर्भ समूह की अवधारणा आर.के. मर्टन ने दी थी और यह महत्वपूर्ण भी है, पूछ लिया जाता है संदर्भ समूह की अवधारणा किसने दी। हालांकि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट हाइमन ने किया था, लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से आर.के. मर्टन को माना जाता है और आप यही आंसर लगाएंगे। तो इसमें इन्होंने कहा वह समूह जिसे आधार मानकर व्यक्ति अपना मूल्यांकन करता है तथा अपने आप को उस समूह की तरह बनाने का प्रयास करता है, उसे संदर्भ समूह कहते हैं। व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य हो सकता है तथा बहुत सारे समूह समाज में पाए जाते हैं। तब यह व्यक्ति इस समूह के सदस्य होने के नाते परंतु अपना मूल्यांकन इस समूह के सदस्यों से कर रहा है और इसको आधार बना रहा है। कहता है कि आधार मानकर अपना मूल्यांकन करते हैं तथा अपने आप को यह व्यक्ति उस समूह की तरह बनने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं संदर्भ समूह। और इस संदर्भ समूह में क्या क्या होती है, एक तो तुलना करता है व्यक्ति, यह व्यक्ति किसी अन्य समूह को आधार मानेगा और उससे अपनी तुलना करेगा तथा यह अपने आप को हीन महसूस करेगा। इस समूह की तुलना में यह व्यक्ति अपने आप को हीनता का एहसास कराता है कि हम उस समूह से कमजोर हैं तथा इस व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम ऐसा बन जाएं, उस समूह के सदस्यों की तरह हम भी बन जाएं, यह व्यक्ति की इच्छा होती है तथा उसे यह आदर्श भी मानता है तथा अपने समूह से वो अलगाव महसूस करता है। वो नहीं चाहता कि मैं इस समूह में रहूं, यानी
यह संदर्भ समूह कहलाता है। इसी तरह देखें तो संदर्भ व्यक्ति भी हो सकता है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की तरह बनना चाहे तो वह संदर्भ व्यक्ति के अंतर्गत आता है। देखते हैं नकारात्मक संदर्भ समूह, नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप किसे कहते हैं। वह समूह जिसकी सदस्यता की इच्छा व्यक्ति नहीं करता, यानी ऐसा समूह जिसकी सदस्यता की इच्छा व्यक्ति नहीं करता है तो उसे नेगेटिव रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। जैसे गुंडा कोई नहीं बनना चाहता, गैंग में कोई नहीं जाना चाहता तो वह नकारात्मक संदर्भ समूह कहलाते हैं। अर्ध समूह, क्वासी ग्रुप, जिसकी अवधारणा गिन्सबर्ग ने दी है, यह भी महत्वपूर्ण है कि अर्ध समूह की अवधारणा किसने दी है। इसके अंतर्गत उद्देश्य तो समान होते हैं, व्यक्तियों के उद्देश्य समान होते हैं, लेकिन पारस्परिक जागरूकता का अभाव पाया जाता है। यदि यह पारस्परिक जागरूकता पूरी कर ली जाए तो इसमें समूह बनने की क्षमता होती है। भीड़ किसे कहते हैं, तो भीड़ में उद्देश्य समान होते हैं जिसके कारण शारीरिक समीपता होती है। उद्देश्य समान होने के कारण शारीरिक समीपता होती है तथा स्थान के अनुपात में संख्या अधिक होती है, यानी यह संख्या से संबंधित होता है कि स्थान के अनुपात में यदि संख्या अधिक होगी तथा शारीरिक समीपता ज्यादा होगी और उद्देश्य उसके समान होंगे तो वह भीड़ कहलाएगी, जैसे बस स्टैंड की भीड़ इत्यादि। तो बहुत बहुत धन्यवाद।